भारत में सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी आज सिर्फ कैरियर ही नहीं बल्कि एक सामाजिक और भावनात्मक आंदोलन जैसा बन चुका है। खासकर यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी की तैयारी लाखों युवाओं के आकर्षण का केंद्र है। इसके पीछे अनेक कारण हैं। गांव से लेकर शहर तक आईएएस, आईपीएस, एसडीएम जैसे पदों के प्रति बहुत गहरा आकर्षण और बहुत प्रतिष्ठा और सम्मानजनक भावना। सरकारी नौकरी की स्थिरता आज भी युवाओं और परिवार को आकर्षित करती है। सिविल सर्विसेज समाज में बदलाव लाने का सपना दिखाती है। मिडिल क्लास ग्रामीण भारत के लिए सामाजिक और आर्थिक बदलाव का रास्ता यह सहजता से तय करती है। दिल्ली के मुखर्जी नगर, करोल बाग, प्रयागराज, पटना, लखनऊ सिविल सर्विसेज के हब बन चुके हैं। यूट्यूब, टेलीग्राम, टॉपर्स इंटरव्यू ने इसे और लोकप्रिय बनाया है। लेकिन इसके कुछ आंकड़ों पर भी बात करना आज बेहद जरूरी है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में लगभग हर साल 10 से 12 लाख लोग आवेदन देते हैं। उनमें अंतिम चयन 900 से 1000 लोगों का होता है और लगभग 0.1% से लेकर 0.2% तक। यह हर साल सीटों की संख्या पर घटता बढ़ता रहता है। लगभग 1000 लोगों में किसी एक व्यक्ति का चयन। भारत में सिविल सर्विसेज की परीक्षा लाखों युवाओं का सपना है। कोई गाँव से लेकर आता है, कोई नौकरी छोड़ के आता है, कोई परिवार की उम्मीद लेकर आता है, कोई समाज बदलने की चाह लेकर आता है। लेकिन इस सफर में सफलता से ज़्यादा संघर्ष मिलते हैं। यह सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, प्रोबेबिलिटी के खिलाफ लड़ी जाने वाली एक इमोशनल बैटल है। आइए हम ऐसे ही एक बैटल की बात करते हैं। आज हमारे साथ यूपीपीसीएस में सफलता प्राप्त किए हुए अरुण कुमार जी मौजूद हैं, जो बस्ती जिले के मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अरुण कुमार जी की चर्चा करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी सफलता अटूट धैर्य, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आकर जहाँ लोग कोचिंग पे निर्भर करते हैं, बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई करते हैं, उन सब बातों को दरकिनार करते हुए अरुण जी ने स्वतः तैयारी की और अपने दल बलबूते, अपने आत्मविश्वास के बल पे उन्होंने सफलता अर्जित की। हम अरुण जी के प्रयास के बारे में, अरुण जी के बारे में विस्तार से पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है और उनके बारे में। अरुण, आपकी क्या पृष्ठभूमि रही है हमारे दल? मैं एक मध्यम परिवार से हूँ और मैंने अपनी 10वीं क्लास केंद्रीय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से पढ़ाई की है। उसके बाद एम में मैंने ज्योग्राफी से किया है, क्योंकि मेरा उस समय ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा, इसलिए मैंने ज्योग्राफी का चुनाव किया है। बाकी उसके बाद मैंने साथ में बीएड भी किया है, एक प्लान बी के तहत, ताकि अगर वैसा कुछ ना हो पाए सिविल सर्विसेज में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, इसलिए मैंने बीएड को भी साथ में रखा। बाकी मैंने साथ में नेट और सीटेट भी क्लियर करके रखा हुआ है। उसके बाद मैंने खुद से ही नोट्स बनाए और इस सेवा की तैयारी। अरुण जी, मुझे ये बताएं कि पहली बार सिविल सर्विस से तैयारी करने के बारे में आपने कब सोचा? क्या ये बचपन में सोचा था या फिर ग्रेजुएशन में आने के बाद डिसाइड किया? क्योंकि बहुत बार ये फैक्टर डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है कि हमारा क्या एम्बिशन। सबसे पहले एक दोस्त ने पूछा था कि आप मतलब क्या करना चाहते हैं, तो मैंने बोला था या तो मैं क्रिकेट में जाना चाहता हूँ, अगर क्रिकेट में नहीं सफलता मिली तो मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ। वैसे मैंने ग्रेजुएशन के पहले सोच लिया था। ग्रेजुएशन के टाइम मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन कोई मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से वो बीच में अधूरा ही रह जाता था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद में ही तैयारी करना शुरू किया। तो हमें ये बताएं अरुण जी कि घर का माहौल कैसा था तैयारी के लिए? घर का माहौल तो नया था, क्योंकि सर्विसेज में कोई था नहीं, खुद ही सब कुछ करना था। तो जब आया तो खुद ही पहले गलतियाँ की, गलतियों से सीखा और एक लंबा सफर इसलिए लग गया क्योंकि बहुत ही सटीक तरीके से कोई बताता नहीं था। कोचिंग वाले भी कभी कभी तो गुमराह ही करते हैं कि एक ही चीज़ों के मल्टीपल सोर्स बता देते हैं कि हिस्ट्री के ही 10 किताब पढ़ा देंगे, जो इतना जरूरी होता नहीं है, जिसलिए भटकते भटकते एक लंबा सफर लग गया। अरुण जी, आपकी क्या रैंकिंग रही है यूपीपीसीएस 2024 के रिजल्ट में? मेरा असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट पे अच्छा, 175वीं रैंक रही है। ये कोई मामूली बात तो नहीं है। आप इस दौरान आपको बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारा विचलन आया होगा, तो आपको धैर्य रखने के लिए कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने प्रेरित की? वही 2016 से आपने तैयारी प्रारंभ की। 2016 में जब मैंने तैयारी प्रारंभ की तो ये दिक्कतें आई कि पहले तो गाइडेंस की प्रॉब्लम थी, उसके बाद प्री क्लियर हुआ तो मेंस में कोई गाइडेंस था नहीं, लेकिन फिर खुद से ही मैंने तैयारी शुरू की। उसके बाद
फिर मैंने खुद से ही नोट्स बनाए जिसको बार बार, और इस एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लेखन शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए, लगातार प्रैक्टिस, क्योंकि एक लंबा सफ़र होता है और 50 पेज लगभग लिखने होते हैं 3 घंटे में, जो बहुत मुश्किल होता है। 50 पेज तो पढ़ना मुश्किल होता है, लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने इस पे प्रैक्टिस किया। मैंने कंटेंट के साथ राइटिंग स्किल पे भी काम किया लगातार, जिससे मुझे सफलता मिली। नहीं, और धैर्य रखने में मतलब 10 साल धैर्य रखना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट देके छोड़ देते हैं। घर वालों का दबाव रहता है कि अब तुमसे नहीं हो पाएगा, समाज का दबाव रहता है और हमेशा समाज आपका पीछा करते रहता है, नकारात्मक पक्ष को ज़्यादा पकड़ने का प्रयास करता है। तो आप ऐसा क्या मतलब बताएं कुछ कि जो युवक जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज दें? जब मैं शुरुआत में आया तो मुझे पता था कि एक लंबा समय तो लगता ही है, इसलिए मैंने धैर्य तो रखा ही। साथ में स्पोर्ट्समैनशिप का थोड़ा सा इफेक्ट भी था कि हार मानना कभी जाना नहीं, जब तक आखिरी विकेट ना गिर जाए तब तक मैं लड़ता रहता था। वही मेरे अंदर धीरे धीरे डेवलप होता रहा। और एक मैं समाज में एक बैड एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता था। मुझे लगा था कि आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, बैड एग्जाम्पल ना बने, कोई ये ना कहे कि वो भी तैयारी करने गए थे, घूम फिर के दिल्ली चले आए। इसलिए यही सब मेरे अंदर थी कि जितना भी समय लगेगा मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा उसको। तो अरुण जी, आप बताएं कि जो लोग 2-3 अटेम्प्ट लेके थक जाते हैं या प्रयास करना छोड़ देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास रखें और सही तरीके से गाइडेंस अगर कोई दे रहा है तो उसको फॉलो करें, और मल्टीपल सोर्स से बचें और खुद के नोट्स बनाएं और लगातार प्रयास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े स्तर का एग्ज़ाम निकल पाए। बाकी सबसे अच्छा तरीका खुद के आत्मविश्वास बना के रखें, तभी पॉसिबल है। अरुण जी, ये देखा गया है कि तैयारी के दौरान बहुत सारी आर्थिक चुनौतियाँ, फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और इमोशनल प्रॉब्लम्स भी आते रहते हैं। तो आप इन दोनों को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या सलाह देंगे? और क्या चुनौतियाँ आपके जीवन में आई? चुनौतियाँ तो बहुत आई, लेकिन यही सलाह दूंगा कि अपने दिमाग को मजबूत रखिए, क्योंकि ऐसा एग्जाम है जो आपको कभी कभी फाइनेंशियल वीक बना देगा। फैमिली का सपोर्ट तो रहता है, लेकिन एक लंबा समय के बाद सपोर्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन हमारे जीवन में बहुत से लोग थे, कुछ महिला मित्र भी थी, जैसे एक जज है, महिला मित्र है, और यहाँ भी उत्तराखंड की एक है। और हमारी बहनों का और माताओं का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि मैं मतलब लंबे समय तक टिका रहा, क्योंकि बिना फाइनेंशियल सपोर्ट और इमोशनली सपोर्ट के टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। अरुण जी, मुझे ये बताएं कि जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, आजकल सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है सक्सेस स्टूडेंट का फोटो दे के, एडवर्टाइजमेंट करके और बड़े बड़े वादों करके कि हाँ हाँ ऐसे सिलेक्शन होगा, ये होगा, और स्टूडेंट का बहुत बड़ा पैसा ले आते हैं और बहुत सारी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है इन सब बातों को देख के। परिवार पे वो भी दबाव बनाते हैं। कोचिंग का कितना बड़ा रोल है? कोचिंग का रोल केवल गाइडेंस करने तक का है, करना तो सिर्फ आपको खुद ही है, क्योंकि कोचिंग आपको बता सकता है कि, लेकिन कभी कभी कोचिंग भी आपको भरमा देंगे कि एक सोर्स, एक सब्जेक्ट के लिए इतने सोर्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, बहुत तरीके से गुमराह भी कर सकते हैं। लेकिन आपको खुद पे ही काम करना पड़ेगा, खुद के ही नोट्स बनाने पड़ेंगे, खुद पे ही विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि कोचिंग का रोल बस केवल आपको गाइडेंस तक ही है। आपका मूल्यांकन कर सकते हैं सही तरीके से कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन लास्ट में आपको खुद ही काम करना पड़ेगा खुद पे, तभी आप सफल हो पाएंगे। आप यूपीपीसीएस प्री के लिए तैयारी करने के बारे में बताएं कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए और उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आपने 5 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। जैसे यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, तो हमको 150 के 50 तो सही नहीं करने होते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कोई भी 3 सब्जेक्ट पहले बहुत अच्छे से कर लें, मतलब जो स्टूडेंट को पसंद हो, जैसे किसी को ज्योग्राफी पसंद होता है, हिस्ट्री पसंद होता है, ऐसे 3 सब्जेक्ट ले लें, जिस जिसमें उसकी इतनी तैयारी कर लें जिसमें क्वेश्चन कम से कम गलत हो, क्योंकि वो 3 पोर्शन मिला के लगभग 100 के ऊपर क्वेश्चन हो जाते हैं। और साथ में करंट अफेयर पे पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। 135 क्वेश्चन के आसपास तो करंट अफेयर ही हर साल पूछा जाता है। तो इसीलिए प्री के लिए ज़रूरी है कि आप
सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़े जिससे बेस मजबूत हो जाए आपका, और साथ में घटना चक्र एक किताब आती है हर एक सब्जेक्ट की, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के 20 से 25 टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं फ्री से पहले, इससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा और आपकी कमजोरी सब पता चल जाएगा, और अगर इतना कर लेंगे तो फ्री तो आपका निकल जाएगा। मेंस की तैयारी के बारे में बताएं। मेंस तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, उसके लिए जरूरी है कि आपके खुद के 1 या 1.5 पेज में नोट्स होने चाहिए। हर टॉपिक के 1-1 पेज के नोट्स होने चाहिए, क्योंकि किताब आप लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि एग्जाम 4 दिन में 8 पेपर देना होता है, तो आप बीच के समय में आप किताब से नहीं रिवाइज कर सकते हैं। आपके खुद के नोट्स होंगे 70-80 पेज के एक एक सब्जेक्ट के, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाइए और राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, इतना सफिशियंट है। काफ़ी स्टूडेंट बहुत पैनिक हो जाते हैं कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। आपको कुछ करना नहीं है, टॉपिक वाइज बस केवल आपको नोट्स बनाने हैं, और साथ में कुछ इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, लिखने की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आराम से हो जाता है। ये करंट अफेयर्स के लिए क्या फॉलो करते थे आप? करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली फॉलो कर सकते हैं, जैसे संस्थाई की क्रॉनिकल हो गया, और लास्ट में घटना चक्र की आती है आई दृष्टि, वो हो गया, घटना सार कर सकते हैं, या कोचिंग इंस्टीट्यूट के 1000, 1500, 1500 क्वेश्चन भी आते हैं, या बहुत लोग यूट्यूब वीडियो फॉलो करते हैं कि लास्ट में आता है। बहुत से सोर्सेज हैं, बस आप किसी 1-2 पे निर्भर रहिए, उससे हो जाएगा करंट अफेयर। और मेंस की तैयारी में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? उसके लिए आप विजन विजन आईएएस का मैगजीन कोई भी कर सकते हैं। आप विजन आईएएस, मैं तो विजन आईएएस से करता था, और आप किसी भी एक सोर्स को ले लीजिए जिसमें सब कवर हो, उससे हो जाएगा आपका। और इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की, कहीं कहाँ कहाँ मॉक इंटरव्यू दिया? इस बार तो मैंने कोई मॉक नहीं दिया, क्योंकि पहले भी मैंने 3 इंटरव्यू दे चुके थे, तो मुझे एक्सपीरियंस था कि क्योंकि यहाँ का मॉक और वहाँ का रियल इंटरव्यू बहुत बहुत फर्क होता है, इसीलिए मैंने पुराने एक्सपीरियंस का यूज करते हुए, बाकी जो नए स्टूडेंट हैं उनको सलाह देंगे कि मॉक दे दें 3-4 इंटरव्यू से पहले, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, काफ़ी सहायता मिलेगा इससे। और अपने बेसिक्स पे ध्यान दें, जो उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हों या पीजी के सब्जेक्ट्स हों, और जीएस के भी सब्जेक्ट्स पूछ लेते हैं कभी कभी, तो हो जाएगा इससे। अरुण जी, ये बताएं कि रिजल्ट के बारे में क्या पता चला और कब पता चला? मैं तो रात के उस दिन मेरा केबीएस का मेंस था। अच्छा। मैं पीजीटी का देने गया था, तो 11:50 पे दोस्तों की कॉल आने लगे, तो मुझे लगा कि अब शायद रिजल्ट आ गया है। मैंने देखा, लेकिन मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा था क्या होगा, क्योंकि 3 बार तो ऐसा हुआ था कि हुआ नहीं था। लेकिन फिर जब मैंने अपना रोल नंबर देखा, तो मुझे बहुत सुकून मिला कि इतने साल का मेहनत अब रंग लाई है। बाकी उसके बाद मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो लोगों को लगा कि शायद फेल हो गया, और लोगों ने बधाई भी दी थी, तो उसके बाद मैंने डिलीट कर लिया था। बाकी ठीक है। घर में पापा मम्मी का क्या रिस्पॉन्स रहा? हाँ, मम्मी पापा बहुत, मतलब सब लोग काफ़ी खुश थे। सबसे वीडियो कॉल पे बात हुई, तो कुछ लोग को विश्वास नहीं हुआ कि अचानक, क्योंकि एक लंबा सफर था, तो लग रहा था होगा नहीं होगा, लेकिन होने के बाद काफ़ी सबको सुकून मिला। आगे क्या प्लानिंग है, कैसे क्या करना चाहते हैं? प्लानिंग ये है कि अभी 2026 का अभी पीसीएस देना है, एसडीएम के लिए प्रयास करेंगे, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो बाकी चलता रहेगा ऐसे ही। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनको मतलब अगर बताएं आप पूरा सफर को, तो उसको संक्षेप में बताएं कि कैसे आप उसको बताना चाहेंगे कि वो प्रेरणा ले इस इंटरव्यू से? मुझे लगता है कि स्टूडेंट को सबसे पहले किसी एक सोर्स पे, क्योंकि मल्टीपल सोर्स आपको भटका सकता है, किसी भी सब्जेक्ट के केवल एक सब्जेक्ट एक ही किताब यूज करिए, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया। ऐसे ही मल्टीपल सोर्स लेंगे तो आप खुद कंफ्यूज होंगे और लास्ट में कर नहीं पाएंगे। और बाकी सबसे ज़रूरी है मेंस के लिए कि राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। शुरू में लगता है कि शायद नहीं कर पाएंगे, स्टूडेंट डरते हैं, लेकिन इन डर को बाहर निकाल कर लिखना पड़ेगा। कुछ भी लिखिए शुरू में,
लेकिन लिखते रहिए। बिना लिखे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ 50 पेज लिखने के लिए बहुत ही स्पीड और हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हैंड राइटिंग और इन सबका भी फर्क पड़ता है। तो यही कहना चाहेंगे कि प्री के लिए प्रैक्टिस करते रहें, लगातार क्वेश्चन लगाते रहें, और मेंस के लिए लिखते रहें और खुद के नोट्स रेडी रखें, और प्री के साथ मेंस की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि प्री फिर निकल जाएगा, फिर मेंस हो नहीं पाएगा। तो ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सही प्लानिंग और सही अगर स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो जरूर होगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। आज दोस्तों हम मिले हैं अरुण जी से। अरुण जी 2016 से और 2026 में उनका रिजल्ट आया, 2016 से तैयारी करना स्टार्ट करने के बाद। तो ये बताता है कि तैयारी जो है धैर्य की तैयारी है, पेशेंस की तैयारी, और सिविल सर्विसेज जो होते हैं अपने ब्यूरोक्रेट्स का पेशेंस ही चेक करती है। कभी किसी को लक बाई चांस फर्स्ट अटेम्प्ट में स्ट्रैटेजिकली सही अलग अलग बैकग्राउंड आने के बाद मिल जाता है मौका, लेकिन समानता जो एवरेज है वो 3-4 अटेम्प्ट लग ही जाते हैं लोगों को। तो हम अरुण जी से आज बात किए हैं। आप जरूर कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको इंटरव्यू अरुण जी का कैसा लगा, एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति का इंटरव्यू कैसा लगा, और ग्रामीण मध्यवर्गीय परिवार से आने वाले हर युवा के लिए अरुण जी एक प्रेरणा स्रोत है। हमें बताएं कि आप किस तरह का और इंटरव्यू पसंद करते हैं। हमें सब्सक्राइब करें और हमें अपना महत्वपूर्ण संदेश हमसे साझा करें। धन्यवाद दोस्तों।